आज की वीडियो का टॉपिक है प्रतिविष। पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न के अकॉर्डिंग एंटीडोट्स के बारे में देखा था। आज हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रतिविष इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पूरी वीडियो है ये 4 पार्ट में डिवाइड करी गई है। पहला है उसका इंट्रोडक्शन कि प्रतिविष क्या है। फिर हम आएंगे मेथड ऑफ यूज़ ऑफ प्रतिविष। तो क्या मेथड्स हैं जो आचार्यों ने बताए हैं जिसकी तहत हमें प्रतिविष को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से प्रतिविष स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि इस तरह की पॉइजनिंग में या इस तरह की लक्षण अगर उत्पन्न हो तो हमें उसके अगेंस्ट इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्पेसिफाइड प्रतिविषयों के बारे में हम जानेंगे। एंड लास्टली हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हम इस वीडियो से क्या जान पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज प्रतिविष मीन्स। इट मीन्स all those drugs, all those substances that work and acts against visha are known as प्रतिविष। जो प्रतिविष शब्द है इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। प्रति मीन्स अगेंस्ट एंड विष मीन्स दोज हु डिस्ट्रॉय द बॉडी। तो इन टोटो हमारे पास एक वर्ड निकल आता है प्रतिविष। तो प्रतिविष का मतलब क्या हुआ? प्रतिविष मीन्स द मेडिसिन विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ पैसिफाइंग विष उत्पन्न लक्षणा। जो द्रव्य कोई सा भी हो सकता है जो किसी अन्य द्रव्य के विष उत्पन्न लक्षणों का प्रतिकार करे वो प्रतिविष कहलाता है। अब आते हैं प्रतिविष के पर्यायों पे। तो आचार्यों ने अपने ग्रंथों में प्रतिविष को बहुत सारे नामों से जाना है। जैसे उन्होंने कहीं निवारण शब्द का प्रयोग करा है, कहीं शमन उपयोगी शब्द का प्रयोग करा है, कहीं पर उन्होंने प्रत्यक चिकित्सा का उपयोग करा है, कहीं उन्होंने शांति उपाय का प्रयोग करा है, कहीं उन्होंने निवारण उपयोग या निवारण उपाय के नाम से जाना है, कहीं पे उन्होंने प्रत्याग औषध के नाम से जाना है। तो अन्य अन्य नामों से उन्होंने प्रतिविष को बताया है। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक पे, वो है मेथड ऑफ यूज। कि क्या मेथड होना चाहिए प्रतिविष को इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिविष क्या है, आपको समझ में आ गया। अब मेथड क्या रहते हैं प्रतिविष को इस्तेमाल करने के लिए। तो बहुत सारे आचार्यों ने प्रतिविष के बारे में, मतलब कि कहीं कंसाइज्ड करके नहीं लिखा है कि पूरा पूरा चैप्टर लिखा हो, कुछ लिखा हो। पूरे आयुर्वेद में अलग अलग जगह प्रतिविष के बारे में आचार्यों ने लिखा है। तो परंतु सिर्फ एक आचार्य हैं, आचार्य वाग्भट, जिन्होंने अपने अष्टांग संग्रह में प्रतिविष को इस्तेमाल करने का तरीका लिखा है। उन्होंने सबसे पहले इसमें लिखा है द पर्सन शुड बी प्यूरिफाइड बाई घृत। मीन्स एक व्यक्ति जिसे पॉइजनिंग हो गई है, आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको सबसे पहले घी का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, हु इज़ टेकिंग हेल्दी फूड, जो अच्छा खाना खा रहा हो उसे अगध का प्रयोग करना चाहिए या प्रतिविष का प्रयोग करना चाहिए। हु इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ हेल्दी माइंड। तो आपको भी पता है कि जैसे आपने शरीर की और स्वस्थ होने की परिभाषा पढ़ी है, तो उसमें मन का और माइंड का कितना बड़ा रोल है ये आप सब लोग जानते हैं। इन सच पर्सन्स जो ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऐसे लोगों में द
प्रतिवेश शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर सूर्योदय ड्यूरिंग विंटर एंड वसंत ऋतु. During winter and Vasant Ritu, after Suryoday, the Prativesh should be administered. And Prativesh should not be administered in summers. But emergency conditions में, अत्यायिक conditions में, अगर वो समर ही क्यों ना हो, आप प्रतिवेश का प्रयोग कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ और आती है कि आप रात में भी प्रतिवेश का प्रयोग कर सकते हैं. कि रात में अगर किसी को सपोज स्नेक ने काटा है और आपको प्रतिवेश का इस्तेमाल करना है, किसी अगद का इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हैं. परंतु नॉर्मली प्रतिवेश का प्रयोग दिन में करने के लिए बताया गया. आगे चलते हैं. आचार्य चरक ने भी प्रतिवेश को चतुर्विंशति उपकर्म, जो 24 उपकर्म है, उसके अंतर्गत बताया है. आचार्य चरक के चतुर्विंशति उपकर्म पर आचार्य चक्रपाणि ने अपनी टीका करते हुए कहा है कि प्रतिविषम विषा अंतर प्रयोग, जो प्रतिविष है, इट शुड बी यूज्ड ओनली इफ द विष हैज एंटर्ड द बॉडी. मीन्स यहाँ पे चक्रपाणि ये इम्प्लाई करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में चिकित्सक को या वैद्य को संदेह है कि इस व्यक्ति को विष के लक्षण नहीं आ रहे हैं, या वैद्य को लगता है कि इस तरह के व्यक्ति को विष, इस तरह के व्यक्ति में विष नहीं गया है, तो उस तरह के व्यक्ति को प्रतिविष का प्रयोग नहीं कराना है. जैसे मैंने आपको स्नेक वाले टॉपिक्स में पढ़ाया था कि अगर स्नेक बाइट कंफर्म्ड है तभी एंटीवेनम का इस्तेमाल करना है. अगर आप एंटीवेनम का इस्तेमाल, अगर लक्षण पूरे नहीं आ रहे हैं और सिर्फ पेशेंट के कहने पे कि सांप ने मुझे काटा है, आप एंटीवेनम का इस्तेमाल करेंगे, तो समटाइम्स जो एंटीवेनम है वो ही वेनम बन जाता है, वो बॉडी के लिए ख़राब होता है. इसी तरह से आचार्य चक्रपाणि भी यही कहना चाहते हैं कि अगर विष नहीं है और आप प्रतिविष का प्रयोग करते हैं तो वो प्रतिविष विष की तरह कार्य करेगा. अष्टांग संग्रह में भी आचार्य वाग्भट ने प्रतिविष पे कमेंट करते हुए कहा है कि प्रतिविषम विजातीयम योज्यम, मीन्स प्रतिवेश योजना के तहत देना चाहिए. जो टीकाकार इंदु हैं, उन्होंने अष्टांग संग्रह में प्रतिवेश के ऊपर लिखा है कि योजना के बाद ही प्रतिवेश का प्रयोग करना चाहिए. मीन्स इफ़ यू आर कंफर्म्ड कि इस पेशेंट में पॉइजनिंग हुई है तभी आपने प्रतिवेश देना है, अन्यथा नहीं देना है. क्यों? क्योंकि वो प्रतिवेश भी अगर व्यक्तिहीन है, उसका बल कम है, तो वो प्रतिविष जो है वो विष की तरह कार्य करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में. इसमें एक ऑथर हुए हैं, एक आचार्य हुए हैं, बसवा राजियम. इन्होंने अपनी बुक के 23rd चैप्टर में मेंशन किया है कई सारे प्रतिवेश कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए और किस किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए. इन्होंने ये मेंशन करा है. किस चीज़ कहाँ मेंशन करा है? विष चिकित्सा के अंतर्गत विष रोग निदान लक्षण अध्याय में उन्होंने ये मेंशन करा. उन्होंने सबसे पहले इसमें आया है, इन्होंने क्या क्या मेंशन करा है? इन्होंने मेंशन करा है कॉमन प्रतिविष द्रव्य, कि कौन कौन से कॉमन प्रतिविष द्रव्य हैं. जैसे इन्होंने बोला है, सबसे पहले आता है हिंगू, आमलकी, एरंड, करपस बीज, उसके बाद आता है द्रोण पुष्पी, उसके बाद आता है जिगानी, घृत, तंबूक, तुथ, तेजपत्र, धमन, निम्ब, फिर काकमाची. इस तरह से कई सारे इन्होंने द्रव्यों का उल्लेख करा है. इसमें देखने वाली बात यह है
कि ये सभी जो द्रव्य उन्होंने बताए हैं, ये अन्य आचार्य ने अहिफेन की विषाक्तता में बताए हैं। तो इसमें आगे चलते हैं कि रस शास्त्र की वाङ्मय में, आप सब लोग जानते हैं कि रस शास्त्र के वाङ्मय में बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करा गया है, खनिज द्रव्यों का प्रयोग करा गया है। वहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं कि किस तरह का द्रव्य प्रतिविष की तरह काम करता है। जैसे इन्होंने टंकण, हरिद्रा, पुत्रजीवक, नींबू स्वरस, अर्जुन त्वक, बंध्य, त्रिशूलिका, गोघृत, अजदुग्ध, पारद, रस कर्पूर, गंधक, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, वंग, यशद, नाग, लौह, विमल, सांख्य, कर्पद, अभ्रक, हड़ताल, हिंगुल, मतलब कि कई सारे चीज़ों का इन्होंने उल्लेख करा है कि इस तरह के द्रव्य हैं वो एंटीडोड या प्रतिविष की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद इसी में आगे बसवा राज्यम जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने कई जगह डायरेक्ट रिलेशन दिया है कि कौन सा द्रव्य कहाँ पे प्रतिविष की तरह काम करेगा। जैसे करवीर की विष का शमन करने के लिए हरेतकी और शुंठी का प्रयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करवीर जो प्लांट पॉइजन है उसके विष का शमन करने के लिए हरेतकी और शुंठी का प्रयोग करा गया है। भल्लातक के विष का शमन करने के लिए पलाश पुष्प का प्रयोग करा गया है। स्नूही विष के लिए स्वर्ण पुष्पी का प्रयोग करा गया है। धतूरा के लिए चिंचा रस और कमल पत्र चूर्ण इनका प्रयोग करा गया है। भल्लातक के लिए अगेन हम देखते हैं कि बिल्व पत्र और करपस बीज मज्जा और तिल गुड़ लेप इसका भी करा गया है। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये दो बार क्यों आया है भल्लातक का। भल्लातक का स्पर्श है वो, भल्लातक के स्पर्श के लिए एक्सटर्नली हमारे को चिकित्सा करनी है। भल्लातक अगर खा लिया जाए तो उसके लिए इंटरनली चिकित्सा करनी है। तो दो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बताई है। वत्सनाभ के लिए चिंचा पत्र और घृत का उपयोग करने के लिए बताया है। आगे चलते हैं। कनक के लिए नींबू रस और जीरकम का प्रयोग करने को बताया है। और अर्क के दुग्ध के लिए नीली रस, अहिफेन के लिए सूखा हुआ अदरक बेसिकली, शुष्क अदरकम। फिर टबैको के लिए पलांडू, पलांडू का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया कि टबैको के अगेंस्ट जो बहुत अच्छा काम करता है। कुष्मांड जो होता है, आप सब लोग जानते हैं कुष्मांड क्या होता है। कुष्मांड इज अ गुड एंटीडोट फॉर मेनी वेजिटेबल पॉइजनिंग, मर्क्यूरी एंड अल्कोहल पॉइजनिंग। जो कुष्मांड है, कुष्मांड का बेसिकली स्वरस का इस्तेमाल करते हैं इंटरनली। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, स्पेसिफाइड एंटीडोट याद भी नहीं है, आयुर्वेद में अगर आपको चिकित्सा करनी है तो आप कुष्मांड का स्वरस तुरंत निकालिए और इंटरनली प्रयोग करा दीजिए, मर्क्यूरी के केसेस में, अल्कोहल पॉइजनिंग में। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रतिविष भी अगर मात्रा से ज़्यादा दे दिया जाए, मतलब कि मात्रा अधिक हो जाए, प्रतिविष अगर अशोधित हो, काल का कोई आपने ध्यान नहीं रखा हो, तो मिथ्य योग कर दिया हो, अति योग कर दिया हो, अति मात्रा कर दी हो, इस तरह के जो अगर आप कुछ आपसे गलतियां हो गई हैं एंटीडोट या प्रतिविष का प्रयोग करने में, तो उनके लिए भी निवारण करने हेतु बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे घृत का अधिक्य कर दिया। आप सबको पता है कि सबसे अच्छा अनुपान घृत को माना गया है अगेंस्ट द पॉइजन। तो वहाँ पे अगर घृत का आपने उपयोग ज़्यादा कर दिया है तो उष्णोदक, मतलब कि गर्म पानी का प्रयोग करना है। हरिद्रा का अधिक्य हो गया है तो चिंचा का प्रयोग करना है, और चिंचा का अधिक्य हो गया है तो हरिद्रा, हरितकी और इक्षुरस इनका प्रयोग करना है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि विष का प्रतिकार करने के लिए प्रतिविष हैं, परंतु अगर प्रतिविष ज़्यादा हो जाए, अति योग में हो जाए, मिथ्य योग में हो जाए, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी प्रतिकार, उनके लक्षणों का भी प्रतिकार करने की व्यवस्था है।
अगर हम डीपली जाएंगे तो मैं सिर्फ एंटीडोट्स, आयुर्वेदिक एंटीडोट्स पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स जस्ट अ जनरल आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिविष और तो है ही है, और उनके साथ कुछ ऐसे द्रव्य जो प्रतिविष की तरह भी काम करते हैं, उनके अपने दोष अगर उत्पन्न हो जाए तो उन दोषों के लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है पारद। पारद में अगर हम देखें कि आप सबको पता है कि पारद एक पूरा रस शास्त्र पारद के ऊपर टिका हुआ है, रस पारद का भी नाम है। तो अगर पारद का प्रयोग करना है एज अ प्रतिविष, ओके डन, मान गए। परंतु अगर पारद का अति योग, मिथ्य योग हो गया है या शोधित पारद का इस्तेमाल कर लिया है, तब क्या करना है। तब वहाँ पे अगर इंटरनली हो, अगर इंटरनली आपने पारद दिया है, तो 2 मासा शुद्ध गंधक को घृत के साथ मिला के इंटरनली यूज़ कराना है, ठीक है। एंड अगर एक्सटर्नली पारद का कोई आपने योग लगाया है, तो उसमें क्या है, आपको अगर पॉइजनिंग के लक्षण मिलने हैं पारद के, तो उद्वर्तन कराना है तंबूल से, तंबूल से उद्वर्तन कराना है। उसके बाद आता है गंधक। गंधक में हमारा गौदुग्ध चीनी मतलब शुगर और 1/4 ऑफ घी, तो पूरे का टोटल का 1/4 ऑफ घी हमें देना है। अबरक भस्म में हमें अतीस के बीज को वाटर के साथ 3 डेज के लिए देना है। हड़ताल में जीरक प्लस शुगर प्लस जल। मनाशिला में गौदुग्ध प्लस मधु, ये 3 दिन के लिए देना है। स्वर्ण भस्म का, स्वर्ण भस्म के भी अपने टॉक्सिसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई योग लिया बाजार से, और बाजार से उसमें स्वर्ण पड़ी हुई थी, और स्वर्ण जो है, स्वर्ण भस्म जो थी वो शोधित नहीं थी, कि सहस्त्र पुटी होनी चाहिए थी, परंतु इट इज़ नॉट टू अप टू स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या होगा कि उसमें व्यक्ति में स्वर्ण के टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आएंगे, गोल्ड टॉक्सिसिटी के। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको हरित की चूर्ण और शुगर का प्रयोग करना है। उसके बाद रजत भस्म आता है, उसमें मधु और शुगर का प्रयोग करना है। वंग भस्म आता है, इसमें मेष श्रृंगी का चूर्ण और शुगर का प्रयोग करना है। और नाग भस्म आता है, तो हरित की चूर्ण और शुगर का प्रयोग करना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं पे भी आपको टेक्स्ट में हर जगह लिखा हुआ नहीं हुआ है, परंतु प्रैक्टिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस वजह से ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि जनरल कंसेप्ट ऑफ रस योगा एंड देयर टॉक्सिसिटीज़। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें कंक्लूड करते हुए हम इस चीज़ पे आए हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ कि आचार्यों ने जो भी योग बनाए हैं, तो उन योगों को ये ध्यान में रखते हुए बनाया है कि अगर सपोज़ कि कोई लौह की प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उसमें आप अधिकतर देखते होंगे कि लौह की प्रिपरेशन में वो त्रिफला का प्रयोग कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, आपने लौह में त्रिफला का प्रयोग करा है, परंतु क्यों, क्या ज़रूरत है आपको कि लौह के साथ आप त्रिफला का प्रयोग कर रहे हैं। कारण ये होता है कि माना ये जाता है कि जो लौह होता है वो कॉन्स्टिपेशन करता है, और जो त्रिफला होता है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। और जो आम्लकी होती है त्रिफला में, हरड़ बहेड़ा आंवला, आम्लकी आंवला जो होता है, इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लौह भस्म। जो लौह भस्म है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत मददगार होता है। अब इसमें आगे आता है पारद प्रिपरेशंस आर ऑलवेज विद द गंधक। पारद की प्रिपरेशन गंधक के साथ हमेशा होती है। देखिए, आप सबसे पहले कज्जली बनाते हैं, उसके बाद उसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करते हैं, बिकॉज इट pacifies the toxic effects of the parad, and it is considered that it may not produce any adverse effect. So the utmost importance the acharya, what the acharyas have done, कि उन्होंने पारद और गंधक की को मिक्स कर दिया पहले ही प्रिपरेशंस में, और उसके क्योंकि वो जानते थे कि पारद कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट दे सकता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने गंधक का प्रयोग कर लिया। और फिर आते हैं वत्सनाभ के प्रिपरेशन में। आप कई सारे देखे होंगे कि वत्सनाभ का प्रिपरेशन, जैसे प्रताप लंकेश्वर रस है, उसमें वत्सनाभ और शंख भस्म और मरीच, शायद यही होते हैं, वत्सनाभ शंख भस्म और मरीच होता है।
तो शंख भस्म और जो मरीच होता है वो वत्सनाभ के अगेंस्ट काम करता है। तो इसके बाद आता है महामृत्युंजय रस। महामृत्युंजय रस में उन्होंने क्या कर रखा है कि वत्सनाभ और टंकड़ दोनों को ले रखा है। जो टंकड़ होता है वो प्रतिविष होता है, उसके अगेंस्ट कार्य करता है। तो अब फिर आता है एक अमृता भल्लातक लेह। तो उसमें भल्लातक के साथ उन्होंने घृत ले रखा है। जब आप प्रिपरेशन देखेंगे उसमें बहुत सारा घृत ले रखा है, बिकॉज घृत एक्ट एज अ प्रतिविष। अभी पहली वाली वीडियो स्लाइडर्स में मैंने आपको बताया कि घृत इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी गुड प्रतिविष। तो भल्लातक अमृता भल्लातक लेह में उन्होंने घृत का प्रयोग कर रखा है जो प्रतिविष की तरह है। एक और एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, अग्निकुमार रस। एक अग्निकुमार रस होता है, उसमें वत्सनाभ में इन्होंने शंख भस्म का प्रयोग कर रखा है। आपको पता है वत्सनाभ में विष का प्रथम गुण होता है उष्ण। तो उष्ण होने की वजह से वहाँ शंख भस्म होता है। शंख का अपना प्रथम गुण होता है शीत, तो उसका प्रतिविष की तरह काम करता है। संजीवनी वटी, यहाँ पे भल्लातक के अगेंस्ट उन्होंने फिर सर्पी का मतलब कि घृत का प्रयोग कर रखा है, तो वो प्रतिविष की तरह काम करता है। तो हम इन टोटो ये कंक्लूजन में आए हैं कि आचार्यों ने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनाए हैं और वो विष द्रव्यों से बनाए हैं। और आपको पता है कि युक्ति युक्त रूप से अगर विष का प्रयोग करा जाए तो वो भी औषध होता है। परंतु इसके साथ साथ आचार्यों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि हीन योग, मिथ्य योग या कहीं गलती के कारण अगर कोई जो विष योग है अगर किसी व्यक्ति में जा रहा है और कहीं वो उसमें त्रुटि है, तो उसका प्रतिकार करने के लिए उसको बनाते समय ही उन्होंने कुछ कई ऐसे द्रव्यों को उसमें डाल दिया है जो उनके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी।